में पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में जो है संसद जनता का जो है सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। क्या होती है? प्रतिनिधि संस्था। संसद जो है लोकतंत्र में जनता के क्या होते हैं? सर्वोच्च। सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? हाँ, सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, सबसे ऊंचा क्या है? संस्था है। और इसमें जो है राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति, और इसके दो सदन होते हैं। राष्ट्रपति के अलावे इसके दो सदन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ठीक है, दो सदन होते हैं राष्ट्रपति के अलावे। एक होता है आपका राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। ठीक है, और देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन? उपराष्ट्रपति, यह राज्यसभा के जो है सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में संसद जो है ये जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधि क्या है? संस्था है। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति और इसके दो सदन होते हैं। कौन कौन? एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। ठीक है, और इसके जो है सभापति होते हैं, वो होते हैं देश के उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? आगे बढ़े। राज्यसभा की बात खत्म होगी। जितना आपको सिलेबस में मतलब चैप्टर में दी हुई थी क्लास 6 वाले में, उतना आपको अभी बताया गया। ठीक है, अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में जो है कुल 545 सदस्य होते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना? 545। ठीक है, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता अर्थात लोकसभा की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के किया जाता है जब संसद का सत्र शुरू होता है। मतलब सत्र शुरू होने का मतलब समझते हैं? जब सेशन स्टार्ट होती है, संसद का सेशन जब स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है? प्रश्नकाल। यानी प्रश्नकाल से जो है लोकसभा की जो है संसद की कार्यवाही शुरू होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि लोकसभा के जो है संसद का सत्र जब चल रहा होता है, शुरू होता है, तो वो किससे शुरू होता है? कब, किससे प्रारंभ होता है? तो वो होता है किससे? प्रश्नकाल से प्रारंभ होता है। ओके, प्रश्नकाल जो है एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। प्रश्नकाल क्या है? एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है, और संसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। यानी संसद के जो प्रश्न होते हैं, यह प्रश्न जो है सरकार के लिए भी क्या होती है? महत्वपूर्ण। अर्थात सरकार को क्या फीडबैक? फीडबैक का मतलब क्या होता है? प्रतिपुष्टि, जिसको आप रिप्ले भी बोल सकते हैं, समझ गए? यानी उस फीडबैक मिलता है मतलब जवाब मिलता है उसका। ठीक है, बोल सकते हैं बट फीडबैक इसका जो सरकार, हाँ समझ गए। तो ये जो बहस होती है, प्रश्नकाल जो शुरू होता है, बातचीत जो होती है क्या कहाँ? संसद भवन में। तो इससे जो है सरकार को भी मतलब कहाँ क्या कमी को प्रदर्शित किया जा रहा है। वहाँ पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं, तो जब बातचीत आपस में चलती है तो वहां पर जो है कहाँ क्या काम हुई है सरकार के द्वारा और कहाँ क्या नहीं हुई है, कहाँ क्या होना चाहिए। अब देखिए पक्ष और विपक्ष, ये समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए क्या मतलब, नहीं, देखिए जो विपक्ष होते हैं वो भी सरकार के ही पक्ष में होते हैं। मतलब वो सरकार की कमी को ढूंढते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बिल्डिंग बना, ये मकान बना, ठीक है। अब आपके कोई पड़ोसी होंगे, समझिए, समझते हैं तो अच्छी बात है। अब कोई पड़ोसी होंगे, ठीक है, वो कहेंगे आपको बहुत अच्छा घर बना है, बट उसमें से एक क्लू निकालेंगे, मतलब कमी, कि आपने यहाँ पर ये खिड़की दिया, चलो अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा और नीचे सरक करके देते तो बेटर होता। तब यहाँ पर वो क्या मतलब अपना जो है मंतव्य दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या, ये आपको पैसिव कहो, पॉजिटिव व्यू कहो इसको। तो विपक्ष के लोग जो होते हैं, जैसे कि अब सरकार ने क्या काम किया, 2 साल यहाँ सरकार में आया हुआ उस व्यक्ति का हुआ, या 6 महीने हुआ, या जितना भी दिन हुआ, तो जब सभा चल रही होती है तो विपक्ष और दोनों आदमी वहां बैठते हैं, जिसकी सरकार है और जिसकी सरकार नहीं है। तो
उनका कथन है कि आपने क्या किया, आपने वो किया तो ऐसा भी कर सकते थे, ये उससे अच्छा। और पक्ष के लोग भी बोलते कि हमने ये किया, विपक्ष ने कहा कि आपने ये किया बट आपको ये करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो सरकार की मतलब ये जानकारी मिल रही है कि भाई हमें ऐसा भी करना है, समझ गए। तो कह रहा है कि सरकार को इसका फीडबैक मिलता है, मतलब सरकार को भी कहाँ क्या होना चाहिए इसकी भी जानकारी मिलती है। संसद में कुछ सीटें जो होती है, कुछ सीटें वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होते हैं, आरक्षित की गई हैं। आरक्षित का मतलब समझते हैं, रिजर्व। हाँ, किसके लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इस दोनों के लिए जो है कुछ ऐसी सीटें होती है जो उनके लिए रिजर्व होता है, उनके सीट पर कोई दूसरा पर्सन नहीं बैठ सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको इसमें याद क्या रखना है, तो पहला नंबर में याद रखना है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 545। ठीक है, और जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो वह सबसे पहले कौन सा शुरू होती है, कहां शुरू होती है, तो होती है आपको प्रश्नकाल से शुरू होती है। ठीक है, और इससे सरकार को क्या फायदा मिलता है, तो सरकार को भी इससे बहुत फायदे मिलते हैं कि जानकारी मिलती है उनको कि कहां पर क्या कमी रह गई है और क्या हमको करना है। ठीक है, और संसद में जो होती है कुछ ऐसी सीटें होती है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होते हैं, आरक्षित होती हैं। ओके, मुख्य रूप से आपको इसको और इसको ध्यान में हमेशा रखना। ओके, समझ में आई बात, आगे बढ़ें। अगला पॉइंट है आपको गठबंधन। समझते हैं गठबंधन क्या होता है। अच्छा, कोई एक पार्टी है, 2-3 पार्टी मिल गया तो गठबंधन हो गया। हाँ। अच्छा, राजद कांग्रेस नहीं मिले तब गठबंधन है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए गठबंधन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोएलिशन। ठीक है, यानी गठबंधन का मतलब होता है समूहों या दलों के तत्कालिक गठजोड़। अर्थात गठबंधन शब्द का इस्तेमाल जो है चुनाव के किसी भी दल के द्वारा, यानी चुनाव समझते हैं इलेक्शन। ठीक है, इसके बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में, किसमें, जब किसी दल को क्या बहुमत का मतलब क्या होता है, अधिक मत नहीं मिलने की स्थिति में जो है बनने वाले गठजोड़ को किया गया। मतलब दो पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी का जो कई पार्टियां हैं जिसमें से सरकार जिस पार्टी को बनाना है, ठीक है, एक पार्टी को अधिक मतलब मत मिला है, मत का मतलब इसको वोट कहिए। ठीक है, और कुछ एक पार्टी का कम मिला है, तो और भी जो विपक्ष के पार्टी हैं यदि वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो 1, 2 या 4, 5 जो भी सीट उसको मिला है वो और इसको जो मिला है, दोनों को आपस में मिल करके यदि तीसरे व्यक्ति से ज्यादा सीट मिल जाता है तो उसकी सरकार बनती है। तो एक पर्सन जिसको कम है थोड़ा सा और जिसको थोड़ा है, ठीक है, वो यदि इसमें शामिल हो जाता है, उसको दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो इस प्रक्रिया को गठबंधन कहते हैं। और दोनों आपस में मिलने के बाद यदि उसकी संख्या अधिक हो जाती तो वो अपना क्या करते हैं, पार्टी का सरकार बना लेते हैं। ठीक है, तो गठबंधन जो है कब, गठबंधन शब्द का प्रयोग कब होती है, चुनाव के बाद होती है। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 2 मुख्य इमारतें हैं। ठीक है, और कौन कौन सी इमारतें हैं उसको आपको याद रखना है। क्या, तो एक है आपको साउथ ब्लॉक, क्या है, साउथ ब्लॉक, और दूसरा क्या है, नॉर्थ ब्लॉक। इसको आपको याद रखना है, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को। ये क्या है, तो केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। समझ गए, केंद्रीय सचिवालय के 2 मुख्य इमारतें कौन कौन से हैं, एक साउथ ब्लॉक और दूसरा नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया गया था, इस इमारतें का निर्माण कब किया गया था, 1930 ईस्वी में, अर्थात 1930 के दशक में जो है इस केंद्रीय सचिवालय के इमारतें का जो है क्या फॉर्मेशन किया गया था, निर्माण किया गया था, बनाया गया था, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि गठबंधन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये मतलब कब किया जाता है, किसके किसके बीच किया जाता है, और केंद्रीय सचिवालय के 2 मुख्य इमारतें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, और इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो 1930 के दशक में। यहां तक में कोई दिक्कत याद हो रही है ना, ओके, आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए संसदीय शासन पद्धति,
संसदीय शासन पद्धति में सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। लोग का मतलब क्या? आम जनता लोग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि संसद शासन पद्धति में सरकार के जितने भी स्तर पर प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है हम आम आदमी अर्थात जनता लोग जो है वो खुद करते हैं। नहीं, अब जैसे इलेक्शन आगे 24-25 में होने वाला है, नहीं तो उस चुनाव में मतलब सरकार का चुनाव कौन करेगा? हम ही लोग जाएंगे वोट डालने के लिए। जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। नहीं तो जनता क्या करते हैं? खुद अपना जो है चुनाव करते हैं, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा, सरकार की शक्तियों का क्या बंटवारा, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, यानी संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला है आपको, पहला क्या है? विधायिका, ठीक है। 3 अंग हैं, ठीक है। पहला विधायिका और दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, ठीक है। तो शक्तियों के का जो है बंटवारा, ठीक है, संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? कौन कौन से अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो इस तीनों अंग का जो है नाम आपको याद रखना है कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, याद हो गई? देखिए विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? वो कौन? तो निर्वाचित प्रतिनिधि। निर्वाचित प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? निर्वाचित मतलब चुना हुआ, ठीक है। चुना हुआ प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि का मतलब व्यक्ति होते हैं, ठीक है। किस अंतर्गत? तो विधायिका के अंतर्गत, ठीक है। और कार्यपालिका के अंतर्गत, तो कार्यपालिका जो है ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। मतलब कानून लागू करने का मतलब क्या होता है? नियम लागू करता है और शासन करता है, मतलब शासन चलाता है कि हमने जो कहा आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो ये कार्यपालिका का काम होता है क्या? कि कानून बनाना और शासन चलाना, ओके। और तीसरा है आपको न्यायपालिका। न्यायपालिका अर्थात न्यायालयों के व्यवस्था को न्यायपालिका कहलाता है, यानी जो न्याय दिलाता है। न्याय का मतलब समझते हैं ना? तो न्यायालयों की जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायपालिका, ओके। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका समझ में आई? कार्यपालिका क्या कौन होते हैं? तो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। और सॉरी, विधायिका निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और कार्यपालिका कानून बनाते हैं और क्या करते हैं? शासन चलाते हैं। और न्यायालयों की जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। कोई दिक्कत? ओके। अगला टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों वाला खंड जो है भारतीय संविधान के अंतरात्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो जो खंड है उसको क्या कहा जाता है? संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनका क्या है? दोहरा उद्देश्य है। कौन कौन सा? तो पहला है कि हर एक नागरिक, हर एक मतलब प्रत्येक, ठीक है, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। मतलब सबको समान अधिकार होना चाहिए और वे जो है उनका जो अधिकार है वो दावा कर सके कि हमें ये मिलना चाहिए, हम इसके क्या है? अधिकारी हैं, अर्थात ये हमारे पक्ष में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कहा था दूसरा बोला था कि यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी है जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। बाध्यकारी का मतलब क्या होता है? बाध्यकारी का मतलब समझते हैं? मतलब दूसरा है कि यह अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी है हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो ये नहीं कह सकता है कि आपको ये नहीं मिलेगा, आपका ये अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है? बाध्यकारी है, वो आपको आपके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है, ठीक है।
मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान में एक खंड जो नीति निर्देशक तत्वों का भी है, अर्थात एक खंड जोड़ा गया है जिसे कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, संविधान के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। अब संविधान सभा के सदस्यों ने नीति निर्देशक तत्व को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्यों जोड़ा था? क्यों जोड़ा था? क्योंकि ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके, यानी सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए इसमें क्या जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया। कोई दिक्कत? ओके, एक बार ऊपर से देख लीजिए। अंतरात्मा किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकारों वाला जो है, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो जो खंड है उसको क्या कहा जाता है? संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है क्या कहा था कि इसका क्या है? दोहरा उद्देश्य है। पहला क्या है? तो हर एक नागरिक जो है ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए वे दावेदारी कर सके। ठीक है, और दूसरा कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, मतलब वो आपके अधिकार को रोक नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अगला है हमारे संविधान में जोड़ा गया था जिस खंड का नाम है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्य ने इस खंड को किस लिए जोड़ा था? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। ठीक है, यहां तक समझ में गई बात? चलिए, आज का क्लास जो है सिविक्स का इतना ही रहेगा। अगला दिन का जो क्लास होगी आपकी वो होगी भारत का संविधान।